हेलो फ्रेंड्स, ठोस अवस्था नाम के चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएं। दोस्तों, आज हम लोग एक एकक कोष्ठिका का घनत्व का जो सूत्र है उसको व्युत्पन्न करेंगे और उस सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इस चैप्टर में हम घनीय एकक कोष्ठिका को पढ़ रहे हैं और घनीय एकक कोष्ठिका के कणों की स्थिति के आधार पर इसके 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। एक तो SCC, दूसरा BCC और तीसरा FCC। अब अगर आपको किसी एकक कोष्ठिका का घनत्व लिखना है तो एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र होगा, दोस्तों किसी के भी घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अगर आपको एकक कोष्ठिका का घनत्व लिखना है तो वहां पे आएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो घनत्व हो जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हम अलग से लिखते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन हम अलग से लिखते हैं और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उससे निकल के आ जाएगा घनत्व। तो देखिए, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, देखिए इसको लिखना बेहद आसान है। एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। भाई यहां पर जितने भी कण हैं उन सभी का द्रव्यमान यहां पर आएगा और उनका द्रव्यमान कैसे निकल सकता है? कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे आप? कणों की प्रभावी संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। ठीक बात है भाई, जितने भी कण हैं उन कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान, इससे आ जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। ओके, और प्रभावी कणों की संख्या SCC में होती है 1, BCC में होती है 2 और FCC में होती है 4। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। तो ये प्रभावी कणों की संख्या यहां पर आ जाएगी। अब दोस्तों हमें ये सोचना है कि एक कण का द्रव्यमान हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपसे मैं बात करूं मोलर द्रव्यमान के बारे में, मतलब एक मोल का द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। इसको बोलते हैं अवोगैड्रो संख्या। तो अवोगैड्रो संख्या के बराबर कणों का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। अर्थात इसको दोस्तों सिंबॉलिकली लिखते हैं तो Na लिखते हैं। Na का मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये डिवाइड में समझ लेना आप इसको। ये 6.02 10⁻23 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Na बोल सकते हैं। तो Na कणों का जो द्रव्यमान है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो Na कणों का, वापस लिख रहा हूं मैं, Na कणों का द्रव्यमान जो है वो है मोलर द्रव्यमान और मान लो इसका सिंबल है कैपिटल M। तो Na कणों का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M। तो दोस्तों एक कण का द्रव्यमान कितना होगा? कण का द्रव्यमान होगा, Na कणों का है कैपिटल M, तो एक कण का होगा कैपिटल M अपॉन में Na। फिर से देख लीजिए, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होता है कणों की प्रभावी संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। मतलब एकक कोष्ठिका में जितने भी कण हैं उन सभी कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। अब एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों ये मूल कॉन्सेप्ट है कि मोलर द्रव्यमान होता है इतने कणों का द्रव्यमान। मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कणों के द्रव्यमान को हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं, राइट? तो मतलब Na कण, Na मतलब यही 6.02 10⁻23, Na कणों का द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो एक कण का द्रव्यमान कितना होगा? मोलर द्रव्यमान अपॉन में Na। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 5 पेन की कीमत 25 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? 25/5। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करा है। ओके, तो एक कण का द्रव्यमान हमारे पास आ गया कैपिटल M अपॉन में Na। तो यहां से हम एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान फिर से लिख सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया प्रभावी कणों की संख्या, जिसको हम Z बोल रहे हैं, तो प्रभावी कणों की संख्या Z गुणा एक कण का द्रव्यमान, और एक कण का द्रव्यमान आ चुका है कैपिटल M अपॉन में Na। तो दोस्तों ये आ गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब अगर आपको लिखना हो एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका घन के रूप में है और घन की विमा कितनी है? A। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे भुजा A है
तो एकक कोशिका का आयतन हो जाएगा a क्यूब। अब आयतन का मान यहां रख देंगे और द्रव्यमान का मान यहां रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा घनत्व। तो घनत्व D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान जो कि है Z इंटू कैपिटल M अपॉन में Na डिवाइड बाय एकक कोशिका का आयतन जो कि है a क्यूब। तो यहां से फॉर्मूला आ गया D बराबर Z इंटू कैपिटल M डिवाइड में Na इंटू a क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे बेस आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। और इस फॉर्मूले में कौन क्या है फिर समझ लीजिए। D है एकक कोशिका का घनत्व, Z है प्रभावी कणों की संख्या, आपको क्वेश्चन में लिख के देगा SCC है, BCC है या फिर FCC है। अगर SCC हो तो ये 1 होगा, BCC है तो ये 2 होगा और FCC है तो ये 4 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम Z की वैल्यू रखेंगे। कैपिटल M है मोलर द्रव्यमान, जो भी क्रिस्टल है उसका मोलर द्रव्यमान। Na है 6.02 इंटू 10 की घात 23 और A है एकक कोष्टिका की भुजा या एकक कोष्टिका की विमा। राइट, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी देखते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से क्लियर हो। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा। दोस्तों एक्स किरण विवर्तन एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतनी एकक कोष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन का हल करना अपन शुरू करेंगे तो पहले तो आप एक बात याद रखें कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्यूशन से या हल से स्टार्ट करते हैं और आंसर पे खत्म करते हैं। राइट, कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां पर पहले उत्तर लिख देते हैं तो उनके आधा नंबर बोर्ड में कटता है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे उत्तर अगर आपने लिख दिया तो अभी जो लाइन में लिखूंगा वो उत्तर थोड़ी है, उत्तर तो लास्ट में आएगा। इसलिए न्यूमेरिकल्स को आप हल से शुरू करें या फिर सोल्यूशन से शुरू करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, सोल्यूशन या फिर हल। राइट, सबसे पहला काम होता है कि जो भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन है उसको आप लिस्ट कर लें। तो देखते हैं, इतनी दे रखी है हमको कोष्टिका कोर, मतलब एकक कोष्टिका की जो विमा है, एकक कोष्टिका की जो भुजा है A, वो हमको गिवन है कितना 3.608 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोस्तों ये सेंटीमीटर में है। अब उसने कहा है कि ये बनाता है FCC एकक कोष्टिका। तो अगर ये FCC एकक कोष्टिका बनाता है तो प्रभावी कणों की संख्या Z का मान कितना हो गया 4। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, मतलब तांबे का घनत्व D जो है वो भी हमको गिवन है कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तांबे का घनत्व है वो भी हमको गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूनिट्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तांबे के परमाणु द्रव्यमान की गणना करें, मतलब तांबे का जो परमाणु द्रव्यमान है कैपिटल M उसके बारे में हमें पता नहीं है और उसी की गणना हमको करनी है। तो ये मैंने जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको लिख लिया। अब मुझे सूत्र लिखना है घनत्व का, जो कि होता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू a क्यूब। ये तो अपन अभी ड्राइव किया, तो ये सूत्र मैंने लिख दिया D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू a क्यूब। अब देखते हैं इसमें से अपन को क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है। तो देखिए Z हमको पता है 4, कैपिटल M हमको निकालना है, Na हम जानते हैं 6.02 10 की घात 23, A का मान भी इसने हमको दिया है 3.608 इंटू 10 की घात -8। तो A गिवन है, Na अपन जानते हैं, Z गिवन है और यहाँ पर D भी गिवन है 8.92। तो बस इस कैपिटल M को जो कि अननोन है उसे हमें निकालना है और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं कैपिटल M को एक तरफ कर रहा हूँ, बाकी सबको एक तरफ कर रहा हूँ, वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल M आ गया D इंटू Na इंटू a क्यूब डिवाइड बाय Z। आगे देखते हैं, D का मान गिवन है 8.92, Na हमें पता होता है 6.02 10 की घात 23 इंटू A का मान हमको दिया हुआ है
3.608 इंटू 10 की घात -8 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ए का क्या है क्यूब, डिवाइड बाय z हमको पता है, z का मान है 4। तो इन सब को जो अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस m का मान निकल के आएगा और m का मान निकल के आता है 63.1। तो कैपिटल M का जो मान है वो निकल के आता है 63.1 और ये होगा 63.1 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास है और यूनिट्स के अकॉर्डिंग हर जगह ग्राम सेंटीमीटर चल रहा था, तो यहाँ पे यूनिट आएगी ग्राम, तो 63.1 ग्राम पर मोल। इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से कोई 4 आपको पता होंगी और एक आपको निकालनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अब देखिए इसका हल लिखना शुरू करते हैं। सिल्वर एफसीसी जालक बनाता है, तो आपको अगर गिवन है कि वो एफसीसी बना रहा है तो एफसीसी में Z का मान हो गया 4, तो सिल्वर एफसीसी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोण की लंबाई 408.6 pm है। तो एकक कोशिका के कोण की लंबाई गिवन है हमको 408.6 पिकोमीटर। अब दोस्तों इस पिकोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 408.6 इंटू 10 की घात -12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर होता है 10 की घात -12 मीटर। तो यहाँ पिको को हटा के मैंने लिख दिया 10 की घात -12, तो 408.6 पिकोमीटर हो गया 408.6 इंटू 10 की घात -12 मीटर। अब आगे देखते हैं, सिल्वर का घनत्व ज्ञात करें, तो हमें घनत्व निकालना है। घनत्व D हमें पता नहीं है, और परमाणविक द्रव्यमान जो उसका मतलब एक तरह से मोलर द्रव्यमान है, परमाणविक द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, वो आपको दे रखा है 107.9 U। U का मतलब होता है ग्राम पर मोल, तो 1079 ग्राम पर मोल। अब दोस्तों एक बात समझें, ग्राम जो है वो CGS मात्रक है और कोण की लंबाई जो आपने लिखी है वो मीटर में लिखी है और मीटर SI मात्रक है। तो कोण की लंबाई आपके SI मात्रक में है और मोलर द्रव्यमान आपका CGS मात्रक में है, तो हमें मोलर द्रव्यमान को बदलना पड़ेगा SI मात्रक में, और ग्राम का जब हम SI मात्रक में कन्वर्जन करेंगे तो बन जाएगा किलोग्राम, और मुझे इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 107.9 डिवाइड बाय 1000, उसको मैं मल्टीप्लाई में 10⁻³ लिख रहा हूँ। अब ये हो गया kg पर मोल, अब ये हो गया kg पर मोल। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था CGS मात्रक, ये भी ग्राम में था CGS मात्रक, तो यहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर एक है आपका SI मात्रक में, दूसरा है CGS में, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, दोनों को बराबर करना है, इसलिए मैंने इसको बदला किलोग्राम में ताकि आ गया आपका SI मात्रक में। अब आगे देखिए, D का जो सूत्र है वो होता है Z इंटू कैपिटल M अपॉन NA इंटू A क्यूब। तो इसको अप्लाई करते हैं। Z का मान है 4, कैपिटल M निकाल लिया अपन ने 107.9 इंटू 10 की घात -3 डिवाइड बाय NA का मान हमको पता होता है। अब कह दो संख्या 6.02 10 की घात 23। A है कोण की लंबाई है आपकी 408.6 इंटू 10 की घात -12, तो 408.6 इंटू 10 की घात -12 का होल क्यूब। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो D का मान आएगा 10.5 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन यहाँ पे SI मात्रक में मीटर क्यूब। तो ये उत्तर आ गया आपका 10.5 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका उत्तर हो गया। तो इन दोनों न्यूमेरिकल से दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर हम हमारा सूत्र लगाते हैं और उस सूत्र को लगाने के बाद हमें जो भी चीज़ें पता होती हैं उन सब की वैल्यू पुट करते हैं और जो भी हमें निकालना होता है उसको रीअरेंज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टॉपिक पे बेस बहुत आसान आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में किस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करना है। ये हमने डेटा कलेक्ट किया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और ढंग से फॉर्मूले को अप्लाई करके बेसिक लेवल पे आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं
जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल हमको सोचना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रीय है, मतलब बीसीसी है। कोष्टिका के कोण की लंबाई 288 पिकोमीटर है, मतलब जो एकक कोष्टिका है उस एकक कोष्टिका के कोण की लंबाई है 288 पिकोमीटर, अर्थात 288 इंटू 10 की घात -12 मीटर। तो ए आपको गिवन है 288 इंटू 10 की घात -12 मीटर। तो यहां से अपन एकक कोशिका का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि एकक कोशिका का आयतन क्या होगा, ये घन है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा हमको गिवन है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, एकक कोशिका का आयतन निकालते हैं। तो एकक कोशिका का आयतन ये हो जाएगा 288 इंटू 10 की घात -12 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.39 इंटू 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका जो भी आयतन है, वो हमने निकाल लिया। कितना आयतन है, 2.39 इंटू 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों इससे जो आंसर आया था वो मीटर क्यूब में आया था, मैंने उसको कन्वर्ट किया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आगे जो हमको गिवन है घनत्व तो वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तथा तत्व का घनत्व इतना है, तो जो भी तत्व है उस तत्व का घनत्व आपको दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो हमें निकालना है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणु कितने हैं, राइट। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। उसने हमें लिख के दिया कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है, तो हमने पता लगा लिया बीसीसी है, राइट। अगर बीसीसी है तो एक एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी, 2। ये बात भी हम बोल सकते हैं। आगे देखिए, कोष्टिका के कोण की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तो 288 पिकोमीटर है तो कन्वर्ट कर लिया 288 इंटू 10 की घात -12 मीटर, और इसका क्यूब करके, भुजा का क्यूब करके हमने ये निकाल लिया कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना है। और एकक कोष्टिका का आयतन आ गया दोस्तों 2.39 इंटू 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक एकक कोष्टिका का आयतन इतना है, राइट। अब उसने लिख के दिया कि तत्व घनत्व आपका है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तत्व कितना ले रखा है आपने, तत्व आपके पास है 208 ग्राम, और आपको बताना है कि उस तत्व में परमाणु कितने हैं। ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें और डेटा को आराम से देख लें। इस घनत्व की सहायता से और इस द्रव्यमान की सहायता से हम पहले ये पता लगाते हैं कि 208 ग्राम तत्व जो है वो आयतन कितना घेरेगा। फिर से, इस घनत्व की सहायता से, इस द्रव्यमान की सहायता से हम पहले यह पता लगाते हैं कि 208 ग्राम तत्व कितना आयतन घेरेगा, राइट। फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब हम निकालते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो आयतन इधर आ जाएगा, आयतन हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व। कितना द्रव्यमान है आपके पास, 208 ग्राम डिवाइड बाय घनत्व। घनत्व कितना है आपके पास, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करने पर यहां से 208 ग्राम तत्व का आयतन आता है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए, अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन की गुंजाइश है। कंफ्यूजन ये है कि ये वाला आयतन कौन सा है और ये वाला आयतन कौन सा है। दोस्तों ये वाला आयतन है एक एकक कोष्टिका का आयतन, और ये वाला आयतन है जो सैंपल आपको दिया है उसका आयतन। मतलब अगर एक एकक कोष्टिका बनेगी तो वो इतना आयतन घेरेगी, और आपको जो सैंपल दिया है उस सैंपल का आयतन कितना है, इतना है। तो दोस्तों अब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी। उसका पता कैसे लगाएंगे, हमारे सैंपल का कितना आयतन है डिवाइड बाय एक एकक कोशिका कितना आयतन है।
जब उसको डिवाइड करके आंसर निकलेगा तो वो आंसर आपको ये बताएगा कि कितनी एकक कोष्टिकाएं उपस्थित हैं इस आयतन के अंदर। सही बात है। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर क्यूब आयतन है, राइट। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर क्यूब आयतन है और आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जो बॉक्स 10 मीटर क्यूब आयतन घेरता है, और मैंने आपसे पूछा कि 100 मीटर क्यूब आयतन में उस 10 मीटर क्यूब घेरने वाले कितने बॉक्स होंगे। तो आपके पास आयतन है 100 मीटर क्यूब, एक बॉक्स घेरता है 10 मीटर क्यूब, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे 10 बॉक्स आ सकते हैं इस आयतन के अंदर। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो आयतन है वो है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारी एकक कोशिका कितना आयतन घेरती है, वो ये रहा 2.39 इंटू 10⁻³ तो कितनी एकक कोशिकाएं होंगी इस आयतन के अंदर, ये वाला आयतन डिवाइड बाय ये वाला आयतन। सही है, तो करते हैं इसको। एकक कोशिका की संख्या बराबर उपस्थित आयतन डिवाइड बाय एक एकक कोशिका का आयतन। उपस्थित आयतन कितना आयतन है आपके पास, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। एक एकक कोशिका कितना आयतन होता है, 2.39 इंटू 10⁻23। ये आपने पहले निकाल लिया था। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एकक कोशिका की कितनी संख्या हमारे पास है, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 12.08 इंटू 10⁻23 एकक कोशिकाएं। तो दोस्तों अब हमारे पास आ चुका है कि कितनी एकक कोशिकाएं हैं, और ये एकक कोशिकाएं क्या बना रही हैं, ये सारी एकक कोशिकाएं बीसीसी बना रही हैं। और हमसे पूछा था कि परमाणुओं की संख्या क्या है। आप जानते हैं कि एक बीसीसी के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमारे पास कितनी बीसीसी एकक कोशिकाएं हैं, 12.08 इंटू 10⁻23। तो परमाणु कितने होंगे, कितनी बीसीसी है, 12.08 इंटू 10⁻23। ये तो बीसीसी एकक कोशिकाएं हैं, एक के अंदर परमाणु संख्या 2 है तो गुणा 2। तो यहां से परमाणु आ गए 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये हो गया आपका आंसर, राइट। एक बार मैं आपको वापस ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन क्या था, हमने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन ने लिख के दिया कि एक तत्व की एकक कोशिका अंतः केंद्रित है, मतलब बीसीसी है। उसने हमको कोर की लंबाई दी। जैसे ही उसने हमको कोर की लंबाई दी, हमने ये निकाल लिया कि एक एकक कोशिका का आयतन कितना है, और एक एकक कोशिका का आयतन आ गया इतना। उसके बाद उसने हमें तत्व का घनत्व लिख के दिया और तत्व का द्रव्यमान लिख के दिया। तो तत्व के घनत्व की हेल्प से और तत्व के द्रव्यमान की हेल्प से हमने तत्व का आयतन निकाल लिया। मतलब इतना आयतन हमारे पास अवेलेबल है, और इतना आयतन एक एकक कोशिका घेरती है। तो एकक कोशिकाएं कितनी होंगी इस आयतन में, ये वाला आयतन डिवाइड बाय ये वाला आयतन। तो जब हमने उपस्थित आयतन को एकक कोशिका के आयतन से भाग लगाया तो हमारे पास निकल के आया एकक कोशिका की संख्या। अब क्योंकि एकक कोशिका की संख्या हमारे पास आ चुकी है और हमको पता है कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में कणों की संख्या 2 होती है, तो इतनी एकक कोशिकाओं में कितनी होगी, गुणा 2। और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप आरबीएससी से भी हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग का है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है तो वापस से वीडियो को प्ले कर लें और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, जो मैंने इसके पहले 2 करवाए थे। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।